राजेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और आज उसकी इकलौती बेटी झिलमिल का 8th बर्थडे था। राजेश जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। ओह ड्राइवर सुनो, मुझे किसी अच्छी सी गिफ्ट शॉप पे ले चलो। मुझे झिलमिल के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेना है। जी सर, मैं आपको शहर के सबसे अच्छे गिफ्ट शॉप पे लेकर चलता हूँ। झिलमिल बिटिया के लिए वहाँ एक से एक गिफ्ट मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। राजेश शॉप पर कई चीजें देखता है पर कोई भी गिफ्ट उसके मन को नहीं भाता है। वो शॉप से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी नजर सबसे कोने में रखे एक जोकर के खिलौने पर पड़ती है। झिलमिल को तो जोकर्स बहुत पसंद हैं। उसे ये खिलौना भी अच्छा लगेगा। मैं उसके लिए यही ले लेता हूँ। राजेश गिफ्ट लेकर घर पहुँच जाता है। पापा पापा आ गए। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया रानी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाह जोकर, मुझे ये बहुत पसंद आया पापा, थैंक यू। चलो अब जल्दी से केक काटो झिलमिल, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। झिलमिल केक काट लेती है और सब लोग उसका बर्थडे मनाते हैं। सबके जाने के बाद वो अपने जोकर को अपने रूम में ले जाती है। ओह ये कितना प्यारा जोकर है। इसकी आंखें तो देखो, ऐसा लगता है कि खिलौना नहीं है बल्कि असली है, मानो अभी बोल पड़ेगा। झिलमिल एकटक अपने खिलौने को देख रही थी कि तभी जोकर की पलक झपकती है और वो मुस्कुराता है कि क्या ये मैंने अभी क्या देखा? नहीं नहीं, मेरा वहम होगा, भला कभी कोई खिलौना भी हंसता है। तभी झिलमिल की माँ पूजा उसे आवाज लगाती है और वो रूम से बाहर चली आती है। उसके बाहर जाते ही वो जोकर फिर से एक डरावनी हंसी हंसने लगता है। झिलमिल वापस आकर अपने कमरे में सो जाती है। अचानक से उसकी आंख रात के 3 बजे खुलती है। वो पानी पीने के लिए मुड़ती है कि तभी वो देखती है कि वो जोकर उसके ठीक बगल में बैठा हुआ था। ओह ये क्या? मैं तो डर ही गई। ये जोकर भला यहाँ कैसे आ गया? झिलमिल उसे उठाकर वापस बाकी खिलौनों के साथ रख देती है। झिलमिल जोकर को देखती रहती है और फिर सो जाती है। अगले दिन झिलमिल मम्मी को ये सब बताती है। अरे बेटा, हो सकता है तुम ही ने उसे अपने पास रखा हो और फिर भूल गई हो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान मत हो। ठीक है मम्मी। उस वक्त तो झिलमिल मम्मी की बात मान लेती है, लेकिन अब ऐसा अक्सर होने लगा कि वो जोकर वाला खिलौना अपनी जगह पर नहीं होता था। कभी वो खिड़की पर तो कभी झिलमिल के बेड पर अपने आप पहुंच जाता था। झिलमिल इस बात को काफी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अब जोकर से डर लगने लगा था। मुझे अब ये जोकर पसंद नहीं, मैं इसे अलमारी में बंद कर दूंगी। जोकर को अलमारी में रख कर झिलमिल सो जाती है। आधी रात को झिलमिल की आंख कुछ शोर से खुलती है। अलमारी के अंदर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से अलमारी पर हाथ पटक रहा हो। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, पापा। अलमारी के अंदर से आवाज बढ़ती जा रही थी। झिलमिल की आवाज मम्मी पापा तक नहीं गई और वो बहुत डरी हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। तुरंत ही अंदर रखा जोकर झिलमिल पर झपट पड़ा। तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे इस अलमारी में कैद किया, मैं तुझे मार दूंगा। बचाओ बचाओ। कोई यहाँ तुझे बचाने नहीं आएगा। बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जोकर झिलमिल को छोड़ देता है और कहता है, इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन अगर दोबारा तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और हाँ, अगर तूने इस बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ भी बताया तो मैं तुझसे पहले उन्हें जान से मार दूंगा। जोकर आराम से झिलमिल के बेड पर जाकर बैठ जाता है। एक दिन घर में पूजा पाठ थी और एक बहुत बड़े पंडित जी पूजा कराने आए थे, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही पंडित जी के चेहरे का रंग उतर गया। क्या हुआ पंडित जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं यहाँ पूजा नहीं कर सकता हूँ। इस घर में एक बहुत बुरी आत्मा का साया है, तुम्हें उससे खतरा है। क्या पंडित जी, इतने नामी पंडित हो के भी आप ऐसी चालें चल रहे हैं?
आप ये सब कह रहे हैं ताकि हम आपसे कोई और पूजा भी करवाएं, इससे हमें भूत। हाँ पंडित जी, हमें इन सब पर यकीन नहीं। राजेश और पूजा ने पंडित की बातों पर यकीन नहीं किया और पूजा किसी दूसरे पंडित से करवा ली। झिलमिल अब से बहुत डरी डरी रहती थी और मम्मी उसका ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बहुत हैरान थी। झिलमिल, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम आजकल इतना गुमसुम क्यों रहती हो? ना अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती हो और बस अपने रूम में सोने का बहाना बनाती रहती हो। आखिर क्या बात है बेटा? ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना डरी हुई हो? मुझे बताओ। मम्मी। झिलमिल अपनी मम्मी को जोकर के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसे जोकर की दी हुई धमकी याद आ जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है। कुछ तो बात जरूर है। ठीक है, अगर तुम मुझे अभी नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर बेटा तुम्हें जब भी ठीक लगे तो मुझे तुरंत आकर बताना, ठीक है? ठीक है मम्मी, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर बात क्या है। पूजा ने सारी बात राजेश को बताई और दोनों ने झिलमिल के रूम में एक हिडन कैमरा लगा दिया। आओ पूजा, पिछले एक हफ्ते की सारी रिकॉर्डिंग हो गई है इस कैमरे में। आओ देखते हैं कि आखिर झिलमिल क्यों इतना परेशान है। पूजा और राजेश रिकॉर्डिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि वो भूतिया जोकर हर रात को अपने आप चलता और बोलता था और झिलमिल उससे कितनी डरी हुई थी। ये सब क्या है? हमारी झिलमिल के साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी जाकर उस जोकर को घर से बाहर फेंक दूंगी। पूजा तुरंत झिलमिल के कमरे में जाती है और उस भूतिया जोकर को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन वो जोकर वापस आ जाता है। तेरी इतनी मजाल, तूने मुझे फेंका? जोकर अपनी शक्तियों से पूजा को हवा में उड़ा देता है और जमीन पर तेजी से पटक देता है। पूजा, पूजा, तुम ठीक तो हो ना पूजा? इसके बाद राजेश जल्दी से पूजा और झिलमिल को लेकर घर से भागने लगता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मुझे तो बस एक घर चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है, हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, लेकिन तुम वादा करो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। इसके बाद राजेश, पूजा और झिलमिल घर के बाहर आ जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? हम उसे घर में कैसे रहने दे सकते हैं? हमारी जान को खतरा है। मैंने सिर्फ उसका ध्यान भटकाया है ताकि वो हमें नुकसान न पहुँचाए और हमें उससे पीछा छुड़ाने का समय मिल जाए। मुझे पता है कि वो कोई बुरी आत्मा है और हमसे झूठ बोल रहा है। उसे सिर्फ घर में नहीं रहना है, बल्कि कुछ और ही मकसद है उसका। आप जल्दी से उन पंडित जी के पास जाइए जिन पर हमने यकीन नहीं किया था और उन्हें सब बताइए। राजेश तुरंत पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। वो भागा भागा वापस आता है। पूजा, ये बहुत खतरनाक और बुरी आत्मा है। पंडित जी ने कहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमें रायपुर के जंगल में जाना होगा। एक बहुत सिद्ध तांत्रिक रहते हैं, वो एक भभूति देंगे जिसे इस जोकर पे छिड़कने से हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो देर किस बात की? आप अभी के अभी जाइए और वो भभूति लेकर आइए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जल्द लौटूंगा। तुम तब तक अपना और झिलमिल का ख्याल रखना। इतना कहकर राजेश जल्दी से रायपुर के लिए निकल पड़ता है। तभी पूजा देखती है कि झिलमिल उसके आसपास कहीं भी नहीं है। अरे, अभी तो यही थी। झिलमिल अब कहाँ गई? पूजा वापस घर के अंदर आती है तो उसे झिलमिल की चीखें सुनाई देती है। माँ, मुझे बचाओ माँ, माँ। पूजा भागकर जाती है और देखती है कि जोकर झिलमिल की गर्दन को पकड़े हुए था। दूर हो जा मेरी बेटी से शैतान। पूजा जोकर को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देती है, मगर वो जोकर अपनी शक्तियों की मदद से टेबल को पूजा के ऊपर उठाकर पटक देता है। पूजा बुरी तरह से घायल हो जाती है। श्राप की वजह से मैं सालों से इस खिलौने में कैद हूँ। मुझे एक शरीर चाहिए। इतना कहकर जोकर झिलमिल के ऊपर झपट पड़ता है। जोकर ने झिलमिल का गला कस के पकड़ रखा था और झिलमिल की सांसें रुक रही थी। पूजा दूर से ये सब तमाशा देख रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, हमारी मदद करो, इस शैतान से मेरी बेटी को बचाओ। तभी जोकर के गले में एक धागा आकर गिरता है। जोकर बहुत तेज चिल्लाता है और झिलमिल का गला छोड़ देता है। राजेश ने तांत्रिक की दी हुई सिद्ध रस्सी से जोकर का गला बांध दिया था और जोकर खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। नहीं, मेरी कहानी ऐसे ही खत्म नहीं होगी। इतना कहकर राजेश अपनी जेब से तांत्रिक बाबा की दी हुई भभूति निकालता है और उस जोकर के ऊपर डाल देता है। जोकर का खिलौना आग से जलने लगता है और राख हो जाता है।
लेकिन उस राख से एक काली परछाई निकलती है और खिड़की से बाहर उड़ जाती है। राजेश अपनी बेटी और पत्नी को लेकर उस शहर से वो लोग तो शहर छोड़कर चले गए थे, लेकिन पीछे से वो बुरी आत्मा आज भी भटक रही थी। राजेश ने जोकर के खिलौने को पूरी तरह खत्म कर दिया था, इसलिए अब इस आत्मा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। काफी तलाश के बाद उस आत्मा की नजर कूड़े में पड़े एक फटे पुराने बंदर के खिलौने में घुस जाती है। आधी रात बीत चुकी थी और वो बंदर की आंखें लाल लाल चमक रही थी। तभी बंदर की नजर दूर से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है। बंदर एकदम शांत हो जाता है। उस आदमी का नाम पिंकू था। हे भगवान, कल मेरे बच्चे चिंटू का जन्मदिन है। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद भी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो सके जिनसे मैं अपने बच्चे को कुछ दे सकूं। अब क्या करूं? क्या मुंह लेकर घर जाऊं? तभी पिंकू की नजर उस बंदर पर पड़ती है। वो उस बंदर को उठा लेता है। ये बंदर लग तो थोड़ा पुराना रहा है, पर शायद इसे धोने और इसको सिलने के बाद ये नया जैसा लगने लगे। पिंकू जल्दी से उसे लेकर घर जाता है। पिंकू की पत्नी सीमा दरवाजा खोलती है। अरे, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? चिंटू तो सो भी गया आपका इंतजार करते करते। क्या बताऊं, अब पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे इतना पैसा नहीं इकट्ठा हो सका कि चिंटू के लिए अच्छा गिफ्ट ले सकता। पर ये देखो, मैंने एक केक लिया था कल के लिए, और ये बंदर, क्या तुम इसे सिल सकती हो? अरे, इसे कहाँ से उठा लाए? ये मुझे रास्ते में मिला। अब अपने बच्चे को कुछ तो दूंगा ही ना, तुम इसे ठीक कर दो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, मैं इस खिलौने को ठीक करती हूँ। पिंकू खाना खाकर सो जाता है और सीमा रात में देर तक जागकर उस खिलौने को ठीक कर देती है। सुबह हो जाती है और आज चिंटू का जन्मदिन था। सुबह पिंकू के उठते ही सबसे पहले सीमा उसे वो खिलौना बंदर दिखाती है। ये लीजिए, मैंने खिलौना सिल दिया है और इसे साफ भी कर दिया है। वाह सीमा, ये तो एकदम नया लग रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सच में। क्या आप भी? चलिए चलकर चिंटू को उठाते हैं। बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए केक लाया हूँ और साथ में ये खिलौना भी लाया हूँ। वाह पापा, ये खिलौना तो कितना प्यारा है। मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। पिंकू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। पापा, ये केक अभी रख देते हैं। जब शाम को टीना आएगी तो हम सब मिलकर केक काटेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है तो जैसा तुम कहो। टीना चिंटू की कजिन थी जिसका घर पास में ही था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। उधर चिंटू अपने बंदर के खिलौने को ले जाकर अपने कमरे के कोने में रख देता है। इस बार बंदर के खिलौने में कैद आत्मा ने ये सोच लिया था कि वो कोई न कोई शरीर तो हासिल करके ही रहेगा। जैसे ही शाम होती है, टीना आ जाती है और सब मिलकर केक काटते हैं। चिंटू केक कट होने के बाद टीना को अपने कमरे में ले जाता है और अपना बंदर का खिलौना दिखाता है। टीना बंदर को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। वाह, कितना प्यारा बंदर है चिंटू। तभी उस बंदर की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। टीना बंदर के खिलौने को छोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर बंदर उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, चिंटू, चिंटू, ये बंदर ने मुझे पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है? रुको, मैं अभी इसे छुड़ाता हूँ। दोनों मिलकर बंदर को टीना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, पर बंदर चिंटू को बहुत तेज धक्का मारता है, जिससे चिंटू दूर जाकर गिरता है। बचाओ, 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 मम्मी, पापा। इतना कहकर चिंटू बेहोश हो जाता है। उधर बंदर डरावनी हंसी हंस रहा होता है। इतने में बंदर जोर से टीना के सर को पकड़ लेता है और एक मंत्र गुनगुन। ईम भ्रीम भट स्वाहा। इसकी आत्मा आ जाए खिलौने में और मेरी इसके अंदर। इतना बोलते ही श्रापित खिलौने में मौजूद बुरी आत्मा टीना के अंदर घुस जाती है और टीना की आत्मा उस बंदर में। टीना बंदर को दूर फेंक देती है और तभी चिंटू के मम्मी पापा भी दौड़कर कमरे में आ जाते हैं। बुरी आत्मा टीना की जगह ले लेती है। अरे, ये क्या हुआ चिंटू को? ये सब क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, पता नहीं चिंटू कैसे खेलते खेलते अपने आप बेहोश हो गया।
सीमा चिंटू के ऊपर पानी डालती है और उसे होश आ जाता है। वो सीमा और पिंकू को सब बताने लगता है, पर टीना इशारे से उसे मना कर देती है। तो चिंटू भी यही कह देता है कि वो खेलते खेलते अपने आप बेहोश हुआ था। सब लोग वापस से बाहर वाले कमरे में चले जाते हैं। टीना, तुमने मुझे सबको सच क्यों नहीं बताने दिया? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब बेवजह ही डर जाएंगे। ये सब बस एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। चिंटू कुछ और बोलने जा रहा था, मगर टीना उसे चुप करा देती है। टीना थोड़ी देर में अपने घर चली जाती है। चिंटू अभी तक सदमे में था। वो वापस अपने कमरे में जाता है और उस बंदर को देखता है। चिंटू अपने पलंग पर लेट जाता है और तभी बंदर जोर जोर से हिलने लगता है। ये क्या? ये बंदर तो फिर से हिल रहा है। मम्मी, मम्मी, पापा जल्दी आओ। क्या हो गया चिंटू? तुम क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? मम्मी, इस बंदर को देखो, ये हिल रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। पिंकू बंदर को लेता है और ध्यान से सुनने लगता है कि उसके अंदर से क्या आवाज आ रही है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। ये क्या? इसके अंदर से तो कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आप इसे नीचे रख दीजिए, ऐसा लगता है इसमें कोई बुरी आत्मा कैद है। नहीं नहीं, इसे जल्दी से हटा दीजिए। तब तक टीना, जिसमें वो शैतानी आत्मा थी, वो वहाँ वापस आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें एक बुरी आत्मा है और हमें जल्द से जल्द इसे आग लगाकर जला देना चाहिए ताकि वो हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। सब लोग टीना की बातों में आ जाते हैं और साथ चल देते हैं भूतिया बंदर को जलाने के लिए। लेकिन चिंटू कुछ परेशान था। बंदर के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। और तो और टीना का व्यवहार भी उसे अजीब लग रहा था। चिंटू बंदर को सीमा के हाथ से छीन लेता है और उसे पकड़कर घर के बाहर भाग जाता है। मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं इसे जला दूंगा। अरे बेटा रुको, ये काम खतरनाक है। पर चिंटू जल्दी से भागने लगता है। ये सब देखकर टीना के अंदर घुसी शापित आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के पीछे गुस्से से भागने लगती है। टीना डरावनी आवाज में कहती है, रुक जा चिंटू के बच्चे, रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। टीना को ऐसे देख पिंकू और सीमा भी डर जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। चिंटू भागता भागता एक कुएं के पास आकर रुक जाता है और ध्यान से बंदर के अंदर से आ रही आवाजों को सुनने लगता है। बचाओ चिंटू, मैं टीना। उस बंदर में मौजूद शैतानी आत्मा ने मुझे इसके अंदर कैद करके मेरे शरीर को हथिया लिया है। चिंटू ये सुनकर सब समझ जाता है। इतने में टीना भी वहाँ पहुँच जाती है और गुस्से से चिंटू की तरफ देखती है। चिंटू उसे देखकर डर जाता है। टीना चिंटू का गला पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, मगर उसका हाथ जल जाता है। ये क्या है? चिंटू के गले में भगवान का लॉकेट था जिसे वो बुरी आत्मा छू भी नहीं पा रही थी। ओह, तो इस लॉकेट से इसे डर लग रहा है। चिंटू फौरन उस लॉकेट को उतारकर टीना के गले में डाल देता है और टीना के अंदर छुपी हुई वो बुरी आत्मा दर्द से तड़प उठती है। बचाओ, नहीं, नहीं। तब तक सीमा और पिंकू भी वहाँ आ जाते हैं। टीना बेहोश हो जाती है और उसके अंदर की वो बुरी आत्मा इस बार पूरी तरह से जल जाती है और उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मेरे बच्चे, ये तूने कैसे किया? माँ, मुझे बस अपनी बहन को बचाना था और भगवान ने इसमें मेरा साथ दिया। इसके बाद बंदर के अंदर कैद टीना की आत्मा वापस अपने शरीर में आ जाती है और सब लोग बंदर के खिलौने को भी आग लगा देते हैं। फिर सब वापस अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।